अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली में व्यूअर्स माय लिसनर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई थर्ड फैब की बारिश किस किस ने एंजॉय की है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत तेज़ बारिश हुई। तो बस अल्लाह ताला रहमत वाली बारिश दे सबके लिए, किसी की ज़हमत का बाइस ना बने, एक यही दुआ होती है। तो एक इस अच्छी सी दुआ के साथ हम अपना आज का सेकंड पार्ट अपने नावल का स्टार्ट करेंगे। हमारे नावल का नाम है मैं तेरी आदत का मारा। फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा उसके लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये पार्ट कैसा लगा इसके लिए भी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताते हैं तो मुझे ये पता चलता रहता है कि मेरी ऑडियंस को मेरे इस तरह इस टाइप के नॉवेल्स पसंद आ रहे हैं। तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए इसी तरीके के और अच्छे अच्छे नॉवेल्स लेकर आऊँगी। तो इसमें मेरी आसानी हो जाती है समझने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत सोच समझ कर एक फैसला लिया है, जैसे कि सब बड़ों को पता है इस बारे में, लेकिन छोटों को भी बताते चले जाएं कि मिराज और आयशा का निकाह बचपन में हो चुका था। इसलिए अब हम सब बाकायदा इनकी शादी की डेट फिक्स करने वाले हैं। आगा जी ने जब सबको देखते खुशी से कहा, वहां उस वक्त हर कोई मौजूद था सिवाय दानियाल के। वहां ने अपने भाई के चेहरे पर फैलती अनजानी सी खुशी को देखते लब दबाए थे, जो सर झुकाए बैठा था, जबकि आयशा का दिल क्या वहां से कहीं गायब हो जाए। इसलिए 2 हफ्ते बाद ही आयशा और मिराज की शादी करने का फैसला लिया है। वैसे भी शादी के बाद आयशा ने इधर ही रहना है, और ठीक 2 हफ्ते बाद में एक और फैसला सुनाऊंगा जिसे हर कीमत पर सबको मानना होगा। आगा जी अपने बेटों को देखते बोले थे। सब लोगों ने खुशी से इस बात में सर हिलाया। सफिया बेगम, महा आली और मिराज की वालदा ने उठकर आयशा के सर पर प्यार दिया था, जबकि मिराज कान चोर नजरों से उसके सुर्ख होते चेहरे को देख रहा था। चलो फिर तैयारी में लग जाते हैं, काम बहुत है और वक्त कम, नूर बेगम भी खुश होते बोली, जिस पर सब लोग ही वहां से उठ गए। आगा जी अपने कमरे में चले गए। बाकी सब आयशा और मिराज को देखते हुए इनके पास से गुजर रहे थे। आयशा को अपना चेहरा दहकता महसूस हो रहा था। मिराज बड़ी पुरशौक नजरों से उसे देख रहा था। आयशा सुनो, मेरी शर्ट प्रेस करवा दें, कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आयशा को आरजू के साथ जाते देख वो पीछे से बोला। आयशा का दिल हथेलियों में धड़का था, जबकि आरजू लब दबा गई। जाए आयशा जी, शर्ट प्रेस करें। आरजू लब दबाते वहां से बाहर निकल गई, जबकि आयशा घबराते हुए आगे बढ़ गई। कदम उसके कमरे की तरफ थे और मिराज के कदम उसके कदमों की पैरवी कर रहे थे। वो हाथ पीछे से बांधे उसके कदमों पर कदम रखते चल रहा था। शर्ट कहाँ है। कमरे में पहुंचते ही वो अपने पीछे खड़े मिराज को देखते बोली। उसकी अजीब पतली पतली नजरों ने आयशा का दिल बुरी तरह धड़का दिया था। अलमारी में ही होगी, वो लब दबाकर बोला, क्योंकि आयशा तब तक सुकून में थी जब तक कि उनकी शादी का जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन अब तो वो बार बार उसके सामने आने वाली थी। निकाल दे, मैं प्रेस कर देती हूँ, आयशा नजरें झुकाए बोली। इसकी बात सुनने वो भारी कदम उठाकर उसके करीब आने लगा था। आयशा उसके अपने जानी पड़ते कदम को देखकर गर्दन मजीद झुका गई। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं तुम्हें खाने लगा। मेरा जरा सा झुकते उसके कान के करीब सरगोशी करते बोला। पर हिद्दत तपिश भरी सांसों ने आयशा का कान झुलसा दिया था। उसने फौरन नजरें उठाकर खुद करीब मीरा को देखा। वो मखमूर नजरों से उसे ही देख रहा था। बचपन की चाहत थी वो उसकी, और जब मिराज खान को पता चला था वो उसकी है, तब वो कितना खुश हुआ था। उन दोनों को पता था वो एक दूसरे के हमनवा हैं, और ये एहसास खुशकुन था। शर्ट, आयशा उटकते लहजे में बोली, क्योंकि वो दरमियानी एक कदम का फासला तय करता अब बिल्कुल ही उसके करीब खड़ा हो चुका था। वो तो मेरा पहन रखी है। आंखों में शरारत भरे वो शहादत की उंगली उसकी थोड़ी पर टिकाए उसे ऊपर उठाते बोला। आयशा के जिस्म में करंट सा दौड़ा था। तो आखिर वो वक्त आ ही गया आयशा, जब आप मुकम्मल तौर पर मेरी बन जाएंगी। इसके चिन पर मोहब्बत से लब रखते वो बोझल गंभीर आवाज में बोलता। आयशा की जान हलक में अटका गया। आयशा की हथेलियां इतनी सर्दी में भी पसीने से भीग गई थी। बस 2 हफ्ते और आप मुकम्मल मेरी दस्तरस्त में होंगी। चेहरा उसके चेहरे के करीब करते हुए कुमार आलूद आवाज में बोला कि उसके होंठ आयशा के लबों से मिस होते उसकी धड़कनें मुंतशिर कर गए थे। मिराज वो घबरा कर उससे 2 कदम दूर हुई थी। वो आंखों में शोक का जहां आबाद किए उसके चेहरे पर फैलते रंगों को देख रहा था। फिर एक दिलकश मुस्कुराहट मिराज खान के लबों पर फैल गई। जब आप मेरी दस्तरस्त में होंगे तो ये गुरेज बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, वो अपने लफ्ज़ों पर दबाव देते बोला। आयशा ने सर उठाकर उसे देखा, जहां जज्बों की आंच उसकी आंखों में चमक रही थी। चाहे अब कि मैं शर्ट उतार दूं प्रेस करने को, वो लब दबाकर बोला। चेहरे पर साफ शरारत वाज़ेह थी। आयशा फौरन वहां से निकली थी। पीछे वो सरशारी से बालू में हाथ फेर गया, जबकि आयशा अपने कमरे में जाती मुंतशिर होती धड़कनों को संभालने लगी थी।
उसकी आंखों में जो जज्बे छुपे थे वो आयशा को अपने शहर में कैद कर रहे थे और उसका दिल बगावत करता उस शहर में कैद होने लगा था। गुलाल अब भी चेहरे पर बिखरा हुआ था। अब जरा बताना पसंद करूंगी क्लास बंद करने की वजह, आरजू ने मरवा को घूरते पूछा, जो कब से उससे बोल रही थी कि एक बात बतानी है और अब क्लास भी मिस करवा दी थी। यार बैठ तो जाओ, सांस तो ले लो, मरवा घास पर बैठते बोली। आरजू ने बेजारी से उसे देखा। हाँ जी, अब बता दें बाजी हकीमा, उसके आगे हाथ जोड़ते अपूज से छूते बोली, क्योंकि परसों बहुत ही अहम क्लास था और आरजू खान तो वैसे भी पढ़ाई से बचती थी। यार कल क्या है तुम्हें याद नहीं है क्या? मरवा ने उसके फिसल आंखों में झांकते कुछ अखज़ करना चाहा, जिस पर आरजू ने सोचने वाले अंदाज में उसे देखा था। मरवा ने बुरा सा मुंह बनाते उसे घूरा। और तमीज़ तुम्हें वाकई याद नहीं है? मरवा ने हाथ में पकड़ी किताब आरजू खान के कंधे पर मारते हुए दुहाई दी, जिस पर आरजू का राह कर रह गई। हाँ जी, कल तुम निकम्मी दुनिया में तशरीफ लाई थी, इसके आगे सर झुकाए वो हाथ जोड़ते बोली। इसके बाद पर मरवा ने एक्साइटेड से मुस्कुराहट लबों पर खींचते उसे देखा। हाँ जी, कल माँ बदौलत की बर्थडे है और साथ में मेरी एंगेजमेंट भी है, मरवा शर्माते हुए बोली। आरजू झट से उसके गले लगी थी, साथ ही धमका भी रसीद कर दिया। बदतमीज पहले नहीं बता सकती थी? आरजू नाक चढ़ाते बोली तो मरवा कंधे झुका गई। तुम्हें जरूर आना है, 8 बजे फंक्शन है, मरवा ने उंगली दिखाते कहा, जिस पर आरजू की सारी खुशी दानियाल सफीर खान को याद करते झाग के मानन की तरह बैठ गई। यार बाकी सबको तो किस तरह मना लूंगी, लेकिन वो खड़ूस इंसान को हरगिज नहीं आने देगा। आरजू ने रोना रोया था। इसकी बात सुनते मरवा का मुंह लटक गया। तुम बस किसी तरह आ जाना आरजू, वरना फिर मुझे मत बुलाना, मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट मोमेंट होगा और मेरी बेस्ट फ्रेंड ना हुई तो फिर। मरवा उठते हुए बोली। आरजू ने मुंह बिगाड़ा था। वो क्या करती दानियाल खान का जो उस पर बिला वजह पाबंदियां लगाता था, लेकिन इस बार आरजू ने भी अटल अंदाज में फैसला किया था। वो लाजमी मरवा की पार्टी में जाएगी, वरना उसके दोस्त उससे नाराज हो जाते। घर पहुंचते आरजू ने फौरन कपड़े चेंज किए थे। शुक्र था कि खान बाबा इन्हें लेने आए थे, इस वजह से वो सारे रास्ते सोचती रहती कि वो कैसे और कब बात करे। मरवा की पार्टी में इजाज़त मांगने के लिए उसने माँ से भी डिस्कस किया था, जिस पर उसने साफ दानियाल का डरावा दिया था, जिस पर आरजू का हलक कड़वा हो गया। क्या करें आप लीजा भाभी? वो कपड़े चेंज करते किचन में आई थी। लीजा ने चौंक कर उसे देखा। मैं तुम्हारा भूत तो नहीं देख रही? लीजा आंखें छोटी किए बोली। क्या मतलब आपका? लीजा भाभी आरजू मुंह फुलाए बोली थी और फिर कॉफी मशीन की जानिब बढ़ गई। लीजा हैरत से उसे देख रही थी। मैं भी सबको बताती हूँ कि आरजू की तबीयत खराब हुई है। आरजू खान किचन में पाई गई है। लीजे की 4 साल बेटी के दूध का फीडर हाथ में पकड़ी लब दबाते वहां से निकली थी। पीछे आरजू ने फुल बेजारे से इनकी पुश्त को घूरा। मैं सफियान भाई को बताऊंगी भाभी कि आप बहुत चालाक होती जा रही हैं। आरजू ने पीछे से हाँक लगाई और कॉफी निकालते हुए कॉफी के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसने कॉफी बनाई और उसे कप में डालते उसकी खुशबू अपने अंदर उतारते ही आरजू का दिल मतला उठा था। करामा चलते हुए ऊपर 3rd फ्लोर के फर्स्ट रूम में गई। जरा हल्का से नॉक किया और इजाजत मिलने पर अंदर दाखिल हुई। दानियाल ने नजर उठाकर उसे देखा। आरजू खान सर पर दुपट्टा उड़े नजरें झुकाए खड़ी थी। दानियाल ने चंबे से फिर से देखा, जैसे कुछ गलत देख लिया। क्या है? आरजू के कुछ भी ना बोलते देखे वो आईब्रो उचकाकर बोला। लैपटॉप गोद से उठाकर टेबल पर धरते हुए बेड से नीचे उतर आए। वो मैं कॉफी लेकर आई थी आपके लिए। आरजू कप के बाद दूसरी नजर दानियाल के हक्का बक्का चेहरे पर डालते हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, कॉफी? और तुम्हें बनाने भी आती है या फिर इसमें भी तुम्हारी कोई खराफात छुपी है? दानियाल ने माथे पर तेवरी चढ़ाए पूछा। उसकी बात पर आरजू ने दांत कचकचाए थे, लेकिन जब्त करके आखिर को परमिशन भी तो लेनी थी। वो मैं सीख रही हूँ, आप पीकर देखें ना कैसी है। आरजू ने कप उसके सामने पेश किया, जिस पर दानियाल ने आरजू को चंबे से देखते कॉफी का कप उठाकर लबों से लगाया। दूसरी पल एक शदीद गुस्से की लहर इसके वजूद में समा गई। ये क्या हरकत थी? हाँ, ये क्या बनाया तुमने? वो दांत पीसते बोला। आरजू मुंह बनाते उसे देखा। कॉफी ही बनाई है। आरजू मासूमियत के आला रिकॉर्ड कायम करते बोली। दानियाल ने कप साइड टेबल पर रखते गुस्से से मुठियां पीछे सामने उस छोटी सी लड़की को देखा। लगता है तुम्हें सजा लेने का बहुत शौक है। आरजू खान, क्या दिमाग खराब हो गया है जो तुमने कॉफी में इतनी ज्यादा शुगर और इतना ज्यादा नमक डाल दिया? आखिर तुम आई ही क्यों हो यहाँ? दानियाल का बस नहीं चल रहा था आरजू खान का वजूद यहाँ से घूम कर दे, और आरजू ने मुंह बनाए उसे देखा। मैं तो कोशिश कर रही थी, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? मैं कौन सा रोज रोज आपके टेस्ट के मुताबिक कॉफी बनाती हूँ जो सड़ियल ही रहे? आरजू पैर पटक कर बोली थी। एक तो कॉफी बनाई, ऊपर से लाट साहब के नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। नहीं बनाई तो बनाना सीख लो। नाउ गेट लॉस्ट बददिमाग, बस जबान।
बस जबान चलती, जितनी मर्जी चलवा लो, वो अच्छी भले आएगी। वो बेजारी से उसे देखते वापस लैपटॉप उठाकर बैठ गए। पीछे आरजू खान कलसती हुई वहां से निकल गई, लेकिन इस दरमियान में उसकी पहली बात पर गौर करना तो भूल ही गई थी। 5 मिनट ही गुजरे थे जब साइड टेबल से टेस्ट ग्लास कॉफी उठाते हुए अनजाने में घूंट भरने लगा। लैपटॉप पर चलती उंगलियों की स्पीड तेज हो रही थी, उसे पता ही ना चला जब वो सारी कॉफी खत्म कर गया, जिसके बेकार होने के ताने वो भी आरजू खान को सुनाकर हटा था। आपको पता है मामा, उसकी मंगनी भी है और साथ में तो खूब एंजॉय करूंगी। आरजू सुबह से ही सब लोगों को गिर्द घूमते उन्हें बता रही थी कि वो मरवा की मंगनी है और वो जाना चाहती है। उसकी बातें दानियाल सफीर खान के कानों तक भी पहुंच चुकी थी, लेकिन वो खामोश ही रहा था। बल्कि सभी खामोश थे, जिसे देखकर अब आरजू को गुस्सा आने लगा था, लेकिन फिर भी वो चाहती रही कि बस किसी तरह उसे जाने की परमिशन मिल जाए। तभी बार बार कह रही थी, उफ कितना मज़ा आएगा, मैं तो जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आरजू अपनी माँ को देखते बोली, जो नाश्ता सर्व करते अब बैठ चुकी थी। सब लोग खामोशी से नाश्ता कर रहे थे और आरजू चहक रही थी। कितना मज़ा आएगा, आरजू नाश्ते की बाइट मुंह में रखते बोली। तुम वहाँ नहीं जाओगी, आमलेट का पीस मुंह में रखते हुए संजीदा सर्द आवाज़ में बोला। सब लोग खामोशी से ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जबकि उसके सर्द आवाज़ पर चहचहाती आरजू लब पीच गई। क्यों नहीं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, उसने इतनी मोहब्बत से मुझे बुलाया। आरजू फूक पटकते गुस्से से बोली। उसके सामने बैठा शख्स जहर लग रहा था इस वक्त, या शायद जहर से भी बुरा। मैंने एक मरतबा कहा ना तुम वहाँ नहीं जा सकती, तो नहीं जा सकती, ज़्यादा जबान मत चलाओ। वो सामने बैठी लड़की को देखते लफ्ज़ों पर दबाव देते वहीं अजली गहरी संजीदगी से बोला, मैं जाऊंगी, सुना तुमने? क्या हर वक्त रूप झाड़ते रहते हो मुझ पर? कज़न हो या ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। चेयर खिसकाते हुए उठते हुए ज़रा ऊंची आवाज़ में उसकी लहू रंग होती आंखों में अपनी हिजल आंखें गाड़े बोली, जिस पर मुकाबिल ने जबड़े बीछ लिए। बकवास बंद करो, अपनी तमीज से बात करो। माथे पर तेवरी चढ़ाए वो इस 5 फुट 4 इंच की आफत की पुड़िया को आंखें दिखाए धाड़ा कि आरजू का दिल हौले से लरसा। क्यों तमीज से बात करूं? तुमने की है कभी तमीज से बात? हमेशा ये मत करो, वो मत करो, पहनो, यहाँ मत जाओ। लेकिन अब बस बहुत हो गया, मैं जाऊंगी, तुम्हारा ये रूप बाकी सब पर चलता होगा, मुझ पर नहीं चलेगा। उसे उंगली दिखाते बोला। आगा जी ने गुस्से से उसकी चलती जबान मुलाहिजा की, जबकि मुकाबिल के तन बदन में आग भड़की थी। वो तन फन करता इस तक जाता और उसकी कलाई गुस्से में दबोच गया। अभी पता चल जाएगा कि तुम वहाँ कैसे जाती हो। उसे घसीटते वो सर चेहरा लिए आगे को बढ़ा, जबकि आलू गुस्से से उससे अपनी कलाई छुड़वानी चाही थी। छोड़ो मुझे जंगली कहीं के, गुस्से से दांत पीसते हुए बोले गई। इसकी गौहर अफशानियां सुनते दानियाल सफीर खान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा था। उसने सख्ती से आरजू को उसके कमरे में पटका और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। खबरदार, अगर किसी ने इस बददिमाग लड़की को यहाँ से निकालने की गुस्ताखी की। उंगली दिखाते उसने यंग जनरेशन की तरफ शरबाज नजरों से देखा। तुम होगे बददिमाग, बल्कि तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है, बस हर एक पर हुक्म चलाना आता है तुम्हें, जाहिल शख्स। अंदर से आरजू की इस आवाज सुनते चीखती थी, जबकि बाहर सब यंग जनरेशन के चेहरों पर दबी दबी हंसी थी, जैसे अगर आरजू देख लेती तो उन सबके मुस्कुराते चेहरे को आग ही लगा देती। रात के 7 बजे मुकम्मल तैयार थी। उसने आईने में अपना एक्स देखा। नेवी ब्लू कलर की मैक्सी में हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। आंखों पर ग्लासेस के बजाय लेंसेज लगा लिए थे। उसने एक मरतबा फिर घूमकर अपना जायजा लिया। जाहिल ना हो तो। कान को सोचते आरजू ने कड़वा सा मुंह बनाया और अपने कमरे की खिड़की की जानिब गई, जो लॉन में खुलती थी। एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ खिड़की खोलते हुए वहां से बाहर निकली थी। आरजू आयशा लॉन में आते उसे देखते भागकर उसके पास जाती दबी दबी आवाज में अंदर की जानिब देखते बोली, आयशा मैं जल्द वापस आ जाऊंगी, तुम सब संभाल लेना, ओके बाय। आयशा के बगैर कोई सुने वो बाहर की जानिब चली गई, जबकि आयशा पीछे माथा पीटती डरते डरते अंदर की जानिब गई। और फिर जब दानियाल खान ने आरजू का कमरा खटखटाया तो किसी ने कमरा नहीं खोला था। दानियाल लब पीछे मास्टर की से कमरा खोल चुका था, लेकिन बेड पर कंफर्टर ओढ़े वजूद को देखकर उसके पेशानी के बालों में कुछ कमी आई थी। लेकिन अगले लम्हे वो तंदो तेज नजरों से बेड पर लेटे वजूद को देखने लगा। आयशा, आरजू कहाँ है? उस सर्द आवाज में गरजा। आयशा को अपना हलक खुश्क होता महसूस हुआ था, लेकिन वो यूं ही लेटी रही। आयशा, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आरजू कहाँ है? फौरन उठो यहाँ से। दानियाल इस मरतबा रोबदार लहजे में बोला कि आयशा कंफर्टर सर से उतारते सहमे हुए अपने भाई के गुस्से से तने चेहरे को देखने लगी। भाई वो, आरजू चली गई। आयशा सर झुकाए बोली। दानियाल ने आग बरसाती नजरों से दीवार पर लगी आरजू की तस्वीर को घूरा और फिर आयशा को अपने रूम में जाने का बोला था। आयशा को नहीं पता था दानियाल को कैसे पता चला, जबकि दानियाल आयशा का जूता देख चुका था।
लावा सा दानियाल के वजूद में भड़क रहा था, जिसकी जद में आरजू खान का वजूद आना था। रात के 10 बजे वो दबे कदमों से अपनी हाई हील हाथों में पकड़े एक हाथ से मैक्सी उठाए अंदर दाखिल हुई थी। आहिस्ता से लब दबाए वो हॉल में दाखिल हुई, जहां दाखिल होती ही उसकी सांस हलक में अटक गई। वो आंखें फाड़े सामने वन सीटर सोफे पर टांग चढ़ाए बरजमान शख्स को देख आंखें फैलाए वहीं रुक गई। बैकबोन में सरसराहट सी हुई थी। आरजू खान को लगा जैसे सामने बड़ी शान से मौत का फरिश्ता बैठा है, जो लहू रंग आंखों से उसे ही घूर रहा था। गले में गिल्टी से उभरी जब वो सोफे से उठता भारी कदम उठाने लगा था कि खामोश हॉल में उसके कदमों की हौलनाक आवाज़ गूंजने लगी। वहाँ उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। शायद बाकी सबको उसके सामने खड़े जल्लाद ने ही अंदर भेज दिया था। वो थूक निकलती खौफ से आंखें मीच गई। जैसे वो इसके करीब आ रहा था, आरजू का दिल जैसे बंद हो रहा था। क्या बकवास की थी मैंने, बोलो, क्या बकवास की थी मैंने कि तुम वहां नहीं जाओगी? वो इतने शदीद गुस्से में धाड़ा के अंदर बैठी आयशा और महा के रोंगटे खड़े कर गया। आरजू खान डर से 2 कदम पीछे उछली। क्यों गई थी तुम वहां? वो मुठ्ठियां पीछे माथे पर 3 बल डाले बोला। अंगार लहजे से गुस्सा छलक रहा था। नीली आंखें वहशत से लबरेज थी और आरजू को अपनी जान जाती महसूस हुई। मंगनी पर उसने खूब एंजॉय किया था, मगर अब सामने खड़े शख्स ने इसका खून तक मुंजमद कर दिया था। मेरी तो उसकी एंगेजमेंट थी, वो खौफ से बोली। आरजू को लगा जैसे वो बस उसे मारने ही वाला हो। जबान लड़खड़ा गई। तो अगर तुम वहां नहीं जाती तो क्या ये सब नाम जाम ना होता? इसका बाजू दबोचे वो लहू रंग आंखों से उसे देखता घबराया। आरजू ने अपने बाजू पर उसकी जारहाना गिरफ्त पड़ती महसूस की। आरजू खान लब बीच गई। इतनी बगावत ने उसके अंदर सर उठाया था, तभी वो नजर उठाए दानियाल को देखने लगी। आप होते कौन है मुझे मना करने वाले? मेरे भाई हैं, मेरे बाप हैं, या फिर? आरजू हिम्मत करती जरा गुस्से से बोली। दानस्ता उसने बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बात सुनते दानियाल का गुस्सा सवानेजे पर पहुंचा था। जबान बंद रखो अपनी बददिमाग लड़की। उसका बाजू झटकते वो हाथ हवा में मुअल्लक कर गया था। आरजू ने फैली आंखों से उसका हवा में थामा हाथ देखा था। मैं जाऊंगी, हर जगह जाऊंगी जिससे आपको मसला हुआ। सुना आपने? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, कोशिश करने की? आरजू खान दानियाल सफीर खान के सीने पर हाथ मारते उसे पीछे की जानिब धक्का देती ज़ियांदी अंदाज में चीखी। दानियाल खान ने हमेशा उस पर पाबंदियां लगाई थी, लेकिन कभी ऐसी नौबत नहीं आई थी कि उस पर हाथ उठा दे। हद में रहो अपनी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दानियाल उंगली उठाए बोला। उस वक्त उसकी आंखों में शोले झलस रहे थे और आरजू की आंखों में सुर्खी की लकीरें थी। आपसे बुरा कोई है भी नहीं, क्यों उठाकर मेरे मामलात में पढ़ने की कोशिश करते हैं? आरजू लब पीछे बोली। दानियाल ने जबड़े पीछे उस लड़की की चलती जबान को मुलाहिजा किया था। कहाँ ले जा रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। दानियाल ने सख्ती से उसका हाथ जकड़ा था। नीम अंधेरे में आरजू को वो कोई हैवान ही लग रहा था जो उसे अपने साथ खींच कर ले जा रहा था। मैं कहाँ? हाथ छोड़ो मेरा। आरजू उसके हाथ पर अपना हाथ रखते छुड़वाने की कोशिश करते बोली। उसे हद से ज्यादा गुस्से में तने चेहरे समेत देखते आरजू की बैकबोन में सरसराहट हुई थी। तुम्हारी जगह यह है, सुना तुमने? जब यहाँ 2 रातें गुजारोगी फिर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। दानियाल ने उसे लाकर एक कमरे में जोर से पटका। वो जमीन पर जा गिरी थी। वो दहशत ज़दा आवाज में फनकारा। वहाँ शौक है ना तुम्हें घर से बाहर इतनी रात को अकेले जाने का? अब यहाँ रहो अकेले। दानियाल उंगली उठाए उसे देखते करख्त लहजे में बोला। आरजू ने खौफ से आसपास देखा। वो उन लोगों का पुराना स्टोर था जहाँ बहुत पुरानी चीज़ें पड़ी थी। वहाँ रोशनी ना होने के बराबर थी, क्योंकि छत पर बनने जालिम रोशनदान से चांदनी की हल्की सी रोशनी आ रही थी। सर्दियों के रात में अंधेरे में यहाँ रहना आरजू खान के रोंगटे खड़े हुए थे। नो दानियाल, आप ऐसा नहीं कर सकते। आरजू नफी में सर हिलाते आगे को बढ़ी, जब दानियाल ने इतनी ही फुर्ती से दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। आरजू बार बार दरवाजे को पीट रही थी। दानियाल, सफीर खान दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। तुम जाहिल इंसान, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? आसमान पर चांद ना होने के बराबर था। चांद की बहुत ही मध्यम रोशनी आ रही थी, जिस वजह से आरजू को अब वहाँ डर लगने लगा था। और अगर आरजू खान जान जाती कि वहाँ उसके अलावा कोई और भी था तो यकीनन वो वैसे ही मर जाती। एक आंसू टूटकर उसकी आंख से बहा। बाहर खड़ा शख्स पॉकेट से सिगरेट निकालते लबों को लगाए सुलगाने लगा था। उसका खुद का वजूद भी उसकी सिगरेट की मानंद सुलग रहा था। कान पट्टियां सहलाते हुए आरजू खान की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुन रहा था। अब चूंकि दानियाल सफीर खान ने उसे यहाँ कैद किया था तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दानियाल के अलावा से वहाँ से कोई बाहर निकाल देता। बेटा दानियाल, आरजू अभी बच्ची है, मैं उसे समझा दूंगी उसे। रुखसार बेगम ब्रेकफास्ट करते दानियाल को देखते बोली। चुल्ला पीछे फोक टेबल पर रख गए।
मुझे पता है छोटी अम्मी, आप उसकी माँ हैं। आपको अफसोस होता होगा कि मैं आपकी बेटी के साथ क्या करता हूँ। बहुत सख्त रवैया है मेरा उसके साथ, लेकिन आप बेहतर जानती हैं ऐसा क्यों है। दानियल बाहम हाथ एक दूसरे से जोड़े बोला। रुखसार बेगम उसकी बात सुनते खामोश हो गई, क्योंकि वो सही कह रहा था। तुम फिक्र ना करो, आरज़ू हमारी ही भी पोती है, लेकिन उसके लिए यही बेहतर है। आगा जी ने ब्रेकफास्ट ख़त्म करते उठते हुए कहा तो रुखसार बेगम इस बात में सर हिला। उस वक्त वहाँ इन तीनों के अलावा कोई नहीं था। छोटी अम्मी, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। माँ ने बाहर निकलते हाँक लगाई। इन सबको आरज़ू खान की फिक्र थी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ जाकर उससे बात कर ले, क्योंकि दानियाल ने सख्ती से मना किया हुआ था कि आरज़ू खान के पास कोई नहीं जाएगा। खान बाबा चले। माँ रेस्ट वॉच देखते गाड़ी में बैठ गई, जबकि आयशा तबीयत खराबी की वजह से नहीं जा पाई थी और आरज़ू मैडम कैद काट रही थी। अभी आधा रास्ता ही तय हुआ था जब उनकी गाड़ियों के आगे और पीछे दो गाड़ियां रुकी। खान बाबा ने अचानक ब्रेक पाँव पर लगते एक्सीडेंट होने से रोका था। माँ परेशानी से इधर उधर देख रही थी। कौन हो, अकल है क्या? खान बाबा खिड़की से चेहरा बाहर निकालते बोले। जब सूट बूट में लोग उतरे और खान बाबा को पत्थर की घंटियां अपने करीब बजती महसूस हुई थी। इससे पहले वो तेजी से गाड़ी यहाँ से निकालने की कोशिश करते उन आदमी ने फुर्ती से खान बाबा के करीब जाते उन पर गन की बैग से वार किया और उनके सर से खून उबलकर बाहर निकला। उन्होंने एक फायर खान बाबा के बाजू में किया था। माँ की चीख गाड़ी में गूंज गई। खान बाबा तकरीबन बेहोश होने वाले थे और माँ तेजी से गाड़ी से बाहर निकली थी। अपनी जान बचाने को उसकी आंखों में खौफ की लकीरें फैल गई। चलना जैसे मुहाल हो गया था। उन आदमी ने माँ के इर्द गिर्द घेरा बनाया। वो चारों तरफ से देख रही थी। उसकी काली आंखें में इस वक्त हद से ज्यादा डर था, जिस हौले से लर्ज रहा था। जब उस घेरे को चीरते हुए एक आदमी उसे अपनी जानिब बढ़ता हुआ महसूस हुआ था। वो ब्लैक पैंट शर्ट पर ब्लैक शूज पहने, सर पर हैट रखे, चेहरे पर रुमाल बांधे उसके करीब आया। माँ ने खौफ से लबरेज नजरों से उसे देखते पीछे की जानिब कदम बढ़ाए और वो आहिस्ता आहिस्ता चलता उस तक पहुंच रहा था। माँ अपनी गाड़ी के साथ लग गई। उसका दिल किया कि काश वो यहाँ से गायब हो जाए। देखो, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, मेरा बैग, तुम्हें पैसे चाहिए। वहाँ घबराते हुए गाड़ी में घुसती जा रही थी। इतनी सर्दी में भी उसके पसीने छूट रहे थे। जब अलेक्जेंडर उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया, इतना कि उनमें बस 1 इंच का फासला रह गया। माँ ने जोर से आंखें मीची और वो उसके डरे सहमे चेहरे को देख रहा था। माँ, जमशेद खान, तुम्हारी बर्बादी मुझे चाहिए। वो उसके ठंडे पड़ते गुलाबी लबों पर अंगूठा फेरते बोला तो माँ के वजूद में करंट सा दौड़ गया। आज तक किसी नामहरम ने उसे छुआ नहीं था और मुकाबिल ने आज तक किसी लड़की को, लेकिन वो अजियत देना चाहता था माँ जमशेद को, तभी अपने खतरनाक इरादों से उसे आगाह किया था। मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी, यू बास्टर्ड। न जाने माँ खान में इतनी हिम्मत कैसे आ गई थी। वो जोर से चिल्लाई और उसका हाथ झटका, जिस पर उसकी आंखों में उभरती चमक एक खौलनाक वहशत में बदल गई। इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट। माँ को देखते हुए सर्द सपाट आवाज में बोला। माँ को अपनी सांसें रुकती महसूस हो रही थी। अपने उस कमिश्नर को बता देना। अलेक्जेंडर आया था। उसने नीम बेहोश खान बाबा को शीशे के पार देखते कहा, जो उठने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने डैशबोर्ड से गन उठाकर उस पर फायर करना चाहा था, लेकिन अलेक्जेंडर ने बहुत बेरहमी से उनके हाथ पर फायर किया कि माँ शिशित रह गई। उसके चेहरे पर एक साया सा लहराया था। वो फौरन वहाँ से भागने को कदम बढ़ाने लगी, जब इतनी ही तेजी से अलेक्जेंडर ने उसका हाथ दबोचा और उसके झटके से अपनी जानिब खींचा था। माँ लहराती उसकी जानिब खींची चली गई। अलेक्जेंडर ने आंखों में वहशत लिए उसकी मखसूस नस दबाई और माँ जमशेद खान को अपने सामने मौजूद वो शख्स धुन की नज़र होते मालूम हुआ। वो जल्द ही उसके बाजू में झूल गई। अलेक्जेंडर ने उसे उठाते गाड़ी में बैठाया और खुद भी बैठ गया। मेरा इंतकाम तुम पूरा करोगी माँ खान। तुम्हारी बर्बादी ही मेरा इंतकाम होगा। तुम तड़पोगी तो वो सब तड़पेंगे। वो लफ्ज़ नहीं, अंगारे उगल रहा था, जिसके सदमे वो माँ खान के वजूद को जला देना चाहता था। उसकी आंखें इस वक्त बर्बादी का एक अलग ही मंजर पेश कर रही थी। कोई जवाब देगा क्यों लाया गया है मुझे यहाँ? माँ दरवाजा बजाते बोली थी। खौफ आंखों में फैलता अब जिस्म में सरायत करने लगा था। बाहर वो शख्स सिगार लबों से दबाए सर्द तासुरात चेहरे पर सजाए बैठा था। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। मेरे पापा कमिश्नर हैं। 2 मिनट में तुम्हें गायब करवा दूंगी। माँ दरवाजा अपनी पूरी ताकत से बजाते बोली। वो पिछले आधे घंटे से दरवाज़ा पीट रही थी, मगर मजाल थी कि बाहर से कोई भी आवाज़ उसे सुनाई दे। कोई है क्या? सुनाई नहीं दे रहा? बहरे हो गए हो?
वहां जोर से दरवाजे को ठोकर मारती बोली, फिर साइड पर जाते उस कमरे में रखे बेड पर बैठ गई। 10 मिनट ही गुजरे थे जब दरवाजा खुलने की आवाज पर महा ने सर उठाकर उसे देखा। कौन हो तुम, यहाँ क्यों लाए हो मुझे? महा बेड से उठते ही बोली थी। वो बहुत हिम्मत से खड़ी थी क्योंकि अगर वो कमजोर पड़ती तो न जाने सामने वाला शख्स क्या करता उसके साथ। मैं कौन हूँ तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। मैं क्या करने वाला हूँ ये तुम्हें जरूर जानना चाहिए। महा ने देखा उसके चेहरे पर अपना नकाब नहीं था, लेकिन उसके सर पर अब भी हैट थी जो उसके आधे चेहरे को कवर कर रही थी। महाकाल ने उसके स्याह होंठ देखे थे। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, जाने दो मुझे, महा बेखौफी से बोली और आगे को बढ़ी जब मुकाबिल ने सख्ती से इसकी कलाई दबोचे उसे अपने रूबरू किया था। मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता, समझी तुम? आइंदा इस लहजे में मुझसे बात मत करना, वरना और मैं ऐसी बला हूँ कि मुझे गायब करने के लिए तुम्हारी 7 नस्लें भी कम हैं। अपने उस बाप की धमकी दोबारा मुझे मत देना। उसकी कलाई पर गिरफ्त मजीद सख्त करते ठंडे ठार लहजे में बोला। वहां का दिल दहल कर रह गया। हाथ छोड़ो मेरा। वहां इसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाने को मचल रही थी। अब से खौफ महसूस होने लगा था सामने खड़े शख्स से। बर्बादी मुबारक, वो इसकी जानिब झुकते वहां के खौफ से तर आंखों में देखते बोला। फिर कदम पीछे को ढलकाए कहका लगा गया। वहां का रुआ कांप उठा था कि कैसा सिंह के इंसान था वो। देखो, छोड़ो मुझे, वहां अटकते लहजे में बोली, जबकि अलेक्जेंडर की लब पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। अपने उस बाप का डरावा मत देना आइंदा मुझे। उसका हाथ छोड़ते वो अपने हाथ में अपनी ब्लैक शर्ट के बटनों तक ले जाते इन्हें खोलने लगा था। वहां ने हैरत से फैलती आंखों से उसके बेबाकी से किए गए अमल को देखा था। ये क्या कर रहे हो तुम? वहां के जिस्म में खौफ से सनसनी दौड़ गई। वो पीछे की जानिब कदम बढ़ाने लगी थी जबकि शर्ट उतारते वो दूर उछाल गया। तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत, तंजिया हंसते वो वहां को बहुत कुछ बावर करा आ गया। उसके लहजे में कहीं से भी मजाक की नमक ना थी। वहां की हथेलियां पसीने से भीगने लगी। तुम जो भी चाहते हो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वहां के लिए ख्याल ही सुहानी रूह था कि वो किसी नामहरम के साथ अकेले इस तरह कमरे में है को जाके सामने खड़े नामहरम के ख्यालात। तुम रोकोगी मुझे? अलेक्जेंडर का लहजा मजाक उड़ाता था। वहां पीछे जाती अब बेड पर गिरने के अंदाज में बैठी उसकी आंखों से नमकीन पानी बहने लगा था, टांगे शल होने लगी थी। देखो, हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है, प्लीज जाने दो मुझे। कुछ देर पहले की सारी अकड़ हवा हुई। वहां रोते हुए सिसकी थी क्योंकि सामने खड़े शख्स के इरादे कहीं से नेक नहीं थे। तुम कोई रिश्ता बनाना चाहती हो मुझसे? वो उसके चेहरे के नजदीक झुकते बोला। वहां से सख्ती नफी में सर हिला गई। अलेक्जेंडर ने उंगली के पूर से एहतियात से उसके आंसू चुने बगैर उसके चेहरे को हाथ लगाए। मैं तो ऐसा ही करूंगा, तुम्हारी बर्बादी ही सफिया खान की बर्बादी होगी। जब तुम रुस्वा होगी तब उन लोगों को किसी दूसरे की इज्जतों का ख्याल आएगा। वहां का चेहरा अब की बार सख्ती से दबोचे वो सर्द आवाज में गुर्राया। इसकी शर्बान नजरें वहां के सुस्त पड़ते चेहरे पर थी। नो प्लीज, वहां नफी में सर हिलाते सिसकी। उसे उसकी सिसकी इंसान की उंगलियां अपने चेहरे में धंसती महसूस हुई जबकि अलेक्जेंडर जब्त के मारे जबड़े पीछ गया। कब किसी लड़की के साथ ऐसी गलाजत भरी बातें की थी या यूं करीब आया था तभी सीने में आग सी भड़कने लगी थी। ऐसे मत करो मेरे साथ, मैं मर जाऊंगी। मुझसे निकाह करके छोड़ देना, ये सब करके। वहां अटकते लहजे में बोली। वो नहीं जानती थी वो क्या बोल रही है, लेकिन इस वक्त अपनी इज्जत बचाने को उसे यही बेहतर लगा था। उसे अपना दिमाग माफ होता महसूस हुआ। तुमसे शादी ताकि ये सब तुम्हारी रुसवाई में ना बदले। मैं सिर्फ तुमसे इंतकाम लूंगा माँ। जमशेद खान ऐसा इंतकाम कि रफ्ता रफ्ता तुम तड़प कर मर जाओगी और साथ में तुम्हारी वो माँ भी। कैसा लगेगा तुम्हें जब एक नामहरम तुम्हें छुएगा? वो माँ के चेहरे को झटकते कहका लगाकर हंसा, या शायद वो खुद को ये बावर करवाना चाह रहा था कि वो ऐसा कुछ करने वाला है। नहीं प्लीज ऐसा मत करो। वो रोते हुए पीछे की जानिब खिसकी थी जब अलेक्जेंडर ने हद से ज्यादा गुस्से में दांत खिचखिचाते उसके बाल जकड़े थे। ऐसे ही तड़प रहा था मैं 11 साल पहले, लेकिन इन्हें रहम नहीं आया मुझ पर। मैं क्यों तुम पर रहम करूं? वो आंखों में सुर्खी लिए बोला। यह भी शुक्र था कि वहां जैसी नाजुक दिल लड़की ने उसकी आंखों से टपकती वहशत नहीं देखी थी। अलेक्जेंडर की आंखों में ना चाहते हुए भी उन पलों को याद करते नमी फैल गई और उसकी गिरफ्त माँ के बालों पर सख्तर हो गई। माँ इसके हाथों पर हाथ रखते अपने बालों पर पड़ती उसकी गिरफ्त छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसके लबों से एक करार निकली और फिर कई सिसकियां। प्लीज मत करो तुम्हें तुम्हारी माँ बहन का वास्ता, मेरी इज्जत मेरे लिए सब कुछ है।
माँ रोते हुए बोली। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह बह रहे थे, जबकि अलेक्जेंडर की गिरफ्त उसके बालों पर ढीली पड़ गई, मगर उसके अंदर एक आतिश विशा फटा था माँ की बातें सुनते। माँ जमशेद खान, वो माँ का नाम पुकारते शिद्दत से ज़्यादा आवाज़ में चीखा था। फिर उसने उस फुल ब्लैक थीम रूम को तबाह और बर्बाद कर दिया था। हर चीज़ ज़मीन पर पटक डाली। माँ का कानों पर हाथ रखते खौफ से कांपने लगी थी। दफ़ा हो जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं कुछ कर दूँ। और याद रखना, मैं तुम्हारे साय की तरह तुम्हारे साथ हूँ। जिससे छुटकारा तुम्हें तुम्हारी मौत पर मिलेगा। खबरदार अगर किसी को कुछ बताया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गेट लॉस्ट। वो शोलाबार नजरें माँ के सिसकते वजूद पर डाल बोला और सर पकड़े वॉशरूम में बंद हो गया। पीछे महाबा मुश्किल रोते सिसकते वहाँ से उठी थी, कदमों से जैसे जान निकल गई थी। वो उसके घर से बाहर निकली तो बाहर खान बाबा खड़े थे और रोते हुए आगे बढ़ी थी। खान बाबा, किसी को मत बताना जो कुछ भी हुआ। वहाँ रोते हुए गाड़ी में बैठ गई। खान बाबा भी गाड़ी में बैठ गए थे। उनके हाथ और बाजू पर पट्टी थी। वो दूसरे हाथ से गाड़ी ड्राइव करने लगे थे। उनके चेहरे पर सख्ती थी। मुझे धमकी दे गई है बेटा कि वो मेरे खानदान को मार देंगे, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं है। खान बाबा सामने सड़क पर नजरें जमाए बोले। माँ मुंह पर हाथ रखते सिसकी। इन चंद घंटों ने माँ का पूर्ण खौफ से लबरेज कर दिया था, जैसे मैं अंधेरी नगरी में अकेली चली आई। नहीं, आप मत बताना, वो मार देगा। प्लीज आप वादा करें। माँ सिसकी। उसकी टांगें अब भी बहुत बुरी तरह कांप रही थी। खान बाबा ने अफसोस और यासियत से सर को धीरे से इस बात में हिलाया। वो सुबह ही निकली थी और अब दोपहर का 1 बज रहा था। वो घर जा रही थी। रोते हुए इसकी आंखें और नाक सुर्ख हो रहे थे और पूरा जिस्म कांप रहा था। इसकी आवाज़ में जो वहशत महसूस हुई थी, वहाँ जमशेद खान के आवाज़ खोने लगे थे उसे सुनकर। गाड़ी घर के आगे रुकी तो वो अपना टूट फूट का शिकार होता वजूद संभाले गाड़ी से बाहर निकली। एक गहरा सांस भरा, आंखें साफ की और अंदर की जानिब भाग गई। टांगें कांपती चलने से इनकार कर रही थी। वो तेजी से अंदर जाती, बगैर किसी की परवाह किए अपने रूम में बंद होती, बेड पर गिरते, मुंह पर हाथ रखते रोने लगी थी। वो बहुत डर चुकी थी उस शख्स से जिसका आधा चेहरा वो देख चुकी थी। उसके स्याह लब और उनसे निकलते दहशत ज़दा लफ्ज़ों ने माँ की रूह फना करने में कोई कसर न छोड़ी थी।